हाँ, और आज हम भारत के सबसे जरूरी दस्तावेज यानी हमारे संविधान के बनने की कहानी में उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास जो नोट्स हैं उनका टाइटल है भारत का संविधान, एक ऐतिहासिक सफर। तो देखिए, हमारा मकसद सिर्फ तारीखें गिनाना नहीं है, बल्कि उस जज्बे, उन बहसों को समझना है जिनसे गुजरकर ये संविधान बना। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं था कि बस एक किताब लिख दी। ये तो एक नए देश की, आप कह सकती हैं, रूह को गढ़ने जैसा था। और सोचिए, ये काम तब शुरू हुआ जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। और सैकड़ों रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार तक नहीं थी। तो चलिए सफर को परत दर परत समझते हैं। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। लेकिन पहली बैठक में ही एक बड़ी चुनौती आ गई थी, है ना? बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब ये था कि देश की एक बड़ी आबादी की आवाज शुरू से ही गायब थी। एक बड़ी पार्टी नहीं थी ऐसे में। तो काम आगे कैसे बढ़ा? किसी को तो एक दिशा देनी होगी। हाँ, और वो दिशा दी जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे नोट्स में इसका जिक्र है। उनके उद्देश्य प्रस्ताव का? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जी। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। वो एक विजन था। हाँ, भविष्य के भारत का एक नक्शा था, एक ध्रुव तारे की तरह जिसे देखकर सभा को अपना रास्ता तय करना था। अच्छा। इसमें साफ कहा गया था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा। इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। हाँ, जहां सारी शक्ति जनता के हाथ में होगी। इसी प्रस्ताव ने, आप कह सकती हैं, पूरे संविधान की नींव और उसकी आत्मा तय कर दी। एक ध्रुव तारा, ये बहुत मजबूत तस्वीर है। लेकिन ये सब तब हो रहा था जब देश टूट रहा था। जी। हमारे स्रोतों में बंटवारे की दंगों का साफ जिक्र है। तो इसका संविधान सभा के काम पर क्या असर पड़ रहा होगा? असर बहुत गहरा था। एक तरफ आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश टूट रहा है। बिल्कुल। बंटवारे ने तो सभा की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा सिरदर्द था। कौन सा? 560 से ज्यादा देसी रियासतें। ये रजवाड़े तकनीकी तौर पर आजाद थे। अच्छा, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो भारत में आए, पाकिस्तान जाएं या आजाद रहें। यानी एक तरफ देश का बंटवारा और दूसरी तरफ देश के अंदर ही सैकड़ों छोटे छोटे देश बनने का खतरा। ये तो एक बुरे सपने जैसा लगता है। बिल्कुल, और यहीं सरदार पटेल का रोल कमाल का हो जाता है। उन्होंने ही इन रियासतों को भारत में शामिल किया था। हाँ, उन्होंने वो लगभग नामुमकिन काम कर दिखाया। बातचीत, दबाव, कूटनीति, हर तरीका अपनाया। ये समझना जरूरी है कि अगर ये एकीकरण ना होता तो संविधान बनाना ही नामुमकिन था। आप एक बिखरे हुए देश के लिए एक कानून कैसे बना सकते हैं? तो सरदार पटेल ने देश को भौगोलिक रूप से तो जोड़ दिया, लेकिन अब चुनौती थी इसे एक सोच से जोड़ने की। सही। और यहीं पर शायद केंद्र और राज्यों की शक्तियों का सवाल सबसे बड़ा बन गया होगा। हमारे नोट्स में 1935 के एक्ट और केंद्रीय सत्ता के बीच एक खींचतान दिखती है। हाँ, ये सभा के अंदर की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाइयों में से एक थी। कई सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आधार बनाने के सख्त खिलाफ थे। मतलब वो पूरी तरह से एक नई शुरुआत चाहते थे, बिल्कुल, अंग्रेजों की किसी भी परछाई के बिना। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि आजाद भारत का संविधान अपनी जमीन से, अपनी सोच से निकलना चाहिए। कुछ सदस्यों ने तो इसे पुरानी बोतलों में पुरानी शराब तक कह दिया था। उन्हें डर था कि हम आजाद होकर भी अंग्रेजी ढांचे के गुलाम रह जाएंगे। हाँ, और इसी से जुड़ी दूसरी चिंता थी राज्यों के अधिकारों की। डर ये था कि अगर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई तो राज्य अपनी पहचान खो देंगे। हाँ, और बस स्थायी वार्ड्स यानी परपेचुअल वार्ड्स बनकर रह जाएंगे, जिन्हें हर फैसले के लिए केंद्र का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन आखिर में तो एक मजबूत केंद्र को ही चुना गया। जब इतनी ज्यादा मुखालफत थी तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी बंटवारे की त्रासदी। अच्छा। देश ने धर्म के नाम पर जो भयानक हिंसा देखी थी, उसने सबको डरा दिया था। ज्यादातर सदस्यों को लगा कि देश की एकता और स्थिरता सबसे ऊपर है और भविष्य में देश के टूटने का कोई भी खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। इसीलिए एक मजबूत केंद्र को एक जरूरी बुराई, मतलब नेसेसरी इविल मानकर स्वीकार किया गया। ये एक तरह का समझौता था हालात के साथ। जब जरूरी बुराई मानकर इतने बड़े फैसले हो रहे थे तो क्या हर फैसला ऐसे ही टकराव से होता था या सहमति बनाने का कोई खास तरीका था? हाँ, हमारे एक विजुअल में आम सहमति यानी कंसेंसस की बात की गई है। तो ये क्या था? यही इस सभा की सबसे खूबसूरत बात थी। कोशिश ये होती थी कि फैसले सिर्फ बहुमत के जोर पर न लिए जाएं, बल्कि आम सहमति से लिए जाएं। मतलब घंटों बहस होती होगी? घंटों,
कभी कभी तो दिनों तक बहस होती थी ताकि अलग अलग सोच वाले लोग एक बीच का रास्ता निकाल सकें। मकसद किसी को हराना नहीं था, बल्कि सबको साथ लेके चलना था। जी, ये एक बेहद धीरज वाला काम था। इसी माहौल में डॉक्टर अंबेडकर की एक चेतावनी का भी जिक्र है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ एक टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपरी परत बनकर नहीं रह जाना चाहिए। इसका मतलब क्या था? ये बहुत गहरा बयान है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ संविधान की किताब में बराबरी और न्याय के महान शब्द लिख देना काफी नहीं है। अगर समाज में भेदभाव बना रहता है तो हमारा राजनैतिक लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनकी चेतावनी थी कि हम एक ऐसे जीवन में जा रहे हैं जहां राजनीति में तो एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य होगा, लेकिन सामाजिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य नहीं होगा। बिल्कुल। और यहीं पर संवैधानिक नैतिकता का विचार आता है। मतलब कानून बनाना एक बात है, पर समाज में उन कानूनों का सम्मान करने की आदत डालना वो असली चुनौती है। जब आप सबकी सहमति की बात कर रही हैं और समाज को बदलने की, तो मुझे ये जानना है कि उस कमरे में कौन कौन थे। हमारे स्रोतों में 15 महिला सदस्यों का जिक्र है। हाँ, उस जमाने में इन महिलाओं की आवाज कितनी मजबूत रही होगी। उनकी भूमिका सिर्फ सांकेतिक नहीं थी, क्रांतिकारी थी। ये महिलाएं उस समय के हिसाब से बहुत आगे की और साहसी बातें कर रही थीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हंसा मेहता ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार वकालत की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आज भी इतना बड़ा बहस का मुद्दा है, और वो उस वक्त इसकी बात कर रही थी। बिल्कुल। और बेगम एजाज रसूल को देखिए, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को, जो उस समय अनुच्छेद 31 था, उसे संविधान पर एक भद्दा धब्बा कहा। हिडियस ब्लॉट, ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। हाँ, उनका मानना था कि संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय के कामों में रुकावट बन सकता है। वो भविष्य देख रही थी। जी। और फिर दाक्षायणी वेलायुधन थी, जो दलित समुदाय से आने वाली अकेली महिला सदस्य थी। उन्होंने भरी सभा में कहा कि बराबरी कोई तोहफा नहीं है, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है। वाह, ये विचार अपने आप में एक आंदोलन है। हाँ। तो इन सभी बहसों, विचारों और योगदान का नतीजा क्या निकला? हमारे स्रोतों में इसे एक क्रांति कहा गया है। और इसे क्रांति कहना बिल्कुल सही है। इसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? सबसे पहले तो इसकी प्रस्तावना ही देखिए। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, हर एक शब्द एक क्रांति है। और फिर अनुच्छेद 32 है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। यह हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? हाँ, अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो। ये आम आदमी के हाथ में दी गई सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के साथ छुआछूत जैसी हजारों साल पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया गया। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है वोट का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सोचिए, उस समय देश की लगभग 85% आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी, भयंकर गरीबी थी। और दुनिया के कई विकसित देश भी सबको वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ भारत के संविधान निर्माता कह रहे थे, हमें हमारे हर एक नागरिक पर भरोसा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये भारत की आत्मा में लोकतंत्र के विश्वास की सबसे बड़ी घोषणा थी, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग। तो ये सफर जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, वो अपने अंजाम तक कब और कैसे पहुंचा? ये सफर 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक चला। काफी लंबा समय। हाँ। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एडॉप्ट यानी अपनाया गया। इसी दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, हमारा गणतंत्र दिवस। जी, उस दिन इसे पूरी तरह से इफेक्टेड यानी लागू किया गया। मैंने नोट्स में संशोधनों के कुछ आंकड़े भी देखे। 7,635 संशोधन प्रस्तावित हुए और उनमें से 2,473 पर चर्चा हुई। ये संख्या तो बहुत ज्यादा लगती है। और ये संख्या दिखाती है कि ये संविधान कितनी बारीकी और कितनी बहस के बाद बना था। हर एक शब्द, हर एक लाइन पर सवाल हुए, उसे परखा गया। ये कोई जल्दबाजी में लिखा गया दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही आंकड़े इस बात का भी सबूत है कि ये एक जीवित दस्तावेज मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसे बनाने वालों को पता था कि समय बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी। तो उन्होंने इसे ऐसा बनाया कि इसे समय के साथ बदला जा सके। हाँ, ये पत्थर की लकीर नहीं है,
बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो खुद को ढाल सकती है। तो भारत का संविधान बनाना सिर्फ कानून लिखने की एक प्रक्रिया नहीं थी। ये बंटवारे के दर्द, देश को जोड़ने की चुनौती, सत्ता के लिए तीखी बहसों और बराबरी के सपनों से भरी एक यात्रा थी। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारों के लोग एक साथ बैठकर आम सहमति से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर सकते हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर की वही चेतावनी सोचने पर मजबूर करती है कि संवैधानिक नैतिकता को समाज में धीरे धीरे लाना जरूरी है। ये सिर्फ कानून की किताब में बंद नहीं रह सकती। आज इतने दशकों बाद ये सोचना हम सब के लिए जरूरी है कि एक समाज के तौर पे हम इस संवैधानिक नैतिकता को अपनाने में कितने सफल हुए हैं। और इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीने का असल मतलब क्या है।